नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रिमिता और आप सुन रहे हैं हॉरर आर पॉडकास्ट। आज हम डेमनोलॉजी के बारे में बात करेंगे, जिसमें मैं आपके पूछे गए सवालों का जवाब दूंगी। हमारी दुनिया के विपरीत भी एक दुनिया चलती है, जिसे हम पैरानॉर्मल वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। कोई भी उस दुनिया के बारे में नहीं जानता है, लेकिन कभी कभी जब हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच के दरवाजे खुलते हैं, तो बुरे सपने हकीकत बन जाते हैं। जिन दरवाजों से उस दुनिया की ताकतें इस दुनिया में इंसान के जीवन में चली आती हैं। मुझे अच्छे से याद है, जब मैं स्कूल में थी तब मैं एक पैरानॉर्मल रियलिटी टीवी शो देखा करती थी। उस शो को देखने के बाद मेरे मन में कई सवाल उठा करते थे, जिसका जवाब मेरे पास नहीं होता था, लेकिन मैं उन सवालों को जानना चाहती थी। क्योंकि हमारे स्कूल्स की बुक में दुनिया भर की जानकारी तो दी जाती है, लेकिन दूसरी दुनिया के बारे में हमें कोई नहीं बताता। मैं हमेशा से ये जानना चाहती थी कि आखिर साइंस की इतनी तरक्की कर लेने के बाद भी वो पैरानॉर्मल चीजों को क्यों नकार देता है। आखिरकार साइंस के पास पैरानॉर्मल वर्ल्ड के लिए कोई भी ठोस सबूत क्यों नहीं होता। ऐसा क्यों है कि साइंस पैरानॉर्मल चीजों को समझा नहीं सकती। क्या वाकई ऐसी चीजें होती हैं, या जो साइंस हमें बताता है वही सच है कि ऐसी कोई चीजें नहीं होती और सिर्फ हमारा दिमाग ऐसी चीजें सोचता है। हम इसको जितना गहराई से डिस्कस करते जाएंगे, उतना ही ये हमारे लिए पेचीदा होता जाएगा। हमने बॉलीवुड से लेके हॉलीवुड की कई हॉरर मूवीज देखी हैं, जिनमें से कुछ बहुत अच्छी हैं, लेकिन क्या फिल्मों में जो दिखाया जाता है अक्सर रियल लाइफ में वैसा ही होता है? जितने भी डाई हार्ड हॉरर फैंस हैं वो जानते हैं कि जो मूवी में दिखाया जाता है असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता, और मूवी में एक हद तक ही सच्चाई दिखाई जाती है। अगर आप पैरानॉर्मल में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको इसके लिए काफी रिसर्च करनी होगी। मेरे एक सब्सक्राइबर संदीपन देव ने पूछा था कि क्या ऐसी बुक्स हैं जो हमें डेमनोलॉजी के बारे में पूरी जानकारी देती हैं, जिसमें डीमंस और अदर एंटिटीज के बारे में और उनको एनकाउंटर करने के बारे में बताया गया हो। वेल, ऐसी कई किताबें हैं जो हमें डीमंस के बारे में नॉलेज देती हैं, लेकिन मेरा विश्वास मानिए, ये हमें जितनी ही ज्यादा फैसिनेटिंग लगती हैं, ये उतनी ही ज्यादा खतरनाक और कर्स्ड हैं, जिनको खुद ईविल ने लिखा है। इनमें से कुछ बुक्स के नाम है द ग्रैंड ग्रिमोर, द कॉकलेन टॉम, द नेक्रोमेंसर मैनुअल, द पिकेट्रिक्स, द बुक ऑफ सोएगा और वर्ल्ड फेमस बुक द कोडेक्स गीगास। कहा जाता है कि इनमें से कुछ बुक्स खुद ईविल ने लिखी हैं। जब ये कहा जाता है कि इस किताब को खुद शैतान ने लिखा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये किताब कितनी खतरनाक हो सकती है। इन किताबों से दूर रहना और इनको ना पढ़ना ही सबसे बेस्ट है। ये कुछ ऐसी किताबें हैं जिनमें हमें डीमंस के बारे में जानने को मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन बुक्स पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में यस बुक कमेंट कर दीजिएगा। लेकिन हाँ, अगर आप डेमनोलॉजी के बारे में जानना ही चाहते हैं तो आप रियल इन्वेस्टिगेटर्स के बारे में जान सकते हैं। ऐसे कई डेमनोलॉजिस्ट और इन्वेस्टिगेटर्स हैं जो आज भी दुनिया में कई पैरानॉर्मल केसों को सुलझा रहे हैं। जैसा कि सुमित जानना चाहते थे कि क्या एड और लॉरेन वॉरेन के अलावा भी डेमनोलॉजिस्ट हैं, तो हाँ, वर्ल्ड वाइड ऐसे कई डेमनोलॉजिस्ट और इन्वेस्टिगेटर्स हैं। इंडियन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी को हर कोई जानता है। गौरव तिवारी पटना के एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे थे। वो 21 साल की उम्र में फ्लोरिडा गए थे ताकि वो अपने एविएशन के करियर को परस्यू कर सके, और यही उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। वो एविएशन एकेडमी में अपने रूममेट के साथ रहा करते थे। ये पहली बार था जब गौरव तिवारी ने स्ट्रेंज हैपनिंग को नोटिस किया था। उस रूम में कई अजीब आवाजें आया करती थी, और वहीं से वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की तरफ इंटरेस्ट लेने लगे थे। एविएशन में ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने पैरासाइकोलॉजी की पढ़ाई की, जिसके बाद उन्होंने खुद अकेले ही यूएसए में हॉन्टेड प्लेसेस को इन्वेस्टिगेट किया। यूएसए में हॉन्टेड प्लेसेस को इन्वेस्टिगेट करने के बाद वो वापस इंडिया आ गए और उन्होंने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी को एस्टैब्लिश किया। उन्होंने अपने जीवन में 2500 से भी ज्यादा केसेस को इन्वेस्टिगेट किया है। गौरव तिवारी साई-फाई सीरीज की हॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया में अपने फेलो घोस्ट हंटर रॉब डिमेरिस, इयान लॉमैन और रे जॉर्डन के साथ दिखाई दिए थे। गौरव तिवारी को हमने MTV में भी देखा था, जिन्होंने कंटेस्टेंट को भांगड़ फोर्ट के लिए गाइड किया था। गौरव तिवारी की मृत्यु 7 जुलाई 2016 में हो गई थी, लेकिन आज तक कोई नहीं जानता कि गौरव तिवारी की मौत कैसे हुई। आखिर सही वजह क्या थी? दिल्ली पुलिस की ऑटोप्सी में पाया गया कि गौरव तिवारी ने सुसाइड किया था। उन्होंने खुद को फांसी लगा ली थी, लेकिन फैंस और पैरानॉर्मल इंथुजियास्ट की माने तो गौरव तिवारी ने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि एक इविल स्पिरिट की इन्फ्लुएंस की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि हमने एक बहुत ही होनहार और बेहतरीन इंडियन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को खो दिया।
मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। गौरव तिवारी के अलावा जो डेमनोलॉजिस्ट हैं और जो जेन्युइन हैं, जो अपने काम में माहिर हैं, उनके बारे में मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। जिनमें से पहले हैं डेव कॉन्स्टेंटाइन। इनका जन्म रूरल कनेक्टिकट में हुआ था। 12 साल की उम्र में डेव का मानना था कि उन्हें एक भयानक और अलौकिक अनुभव हुआ था जिसने उनके जीवन को बदल दिया। कुछ समय बाद डेव ने डिसाइड किया कि वो अपनी लाइफ को सुपरनैचुरल चीजों को इन्वेस्टिगेट करने में लगा देंगे। वो अपना ध्यान उन फैमिलीज के केसेस को इन्वेस्टिगेट करने पे लगाना चाहते थे जो कि दूसरी दुनिया की एंटिटीज द्वारा परेशान थी। डेव कॉन्स्टेंटाइन फैंटाज्म साइकिक रिसर्च के डायरेक्टर और फाउंडर हैं, जिन्होंने डार्केस्ट आवर और लेट नाइट रेडियो को भी होस्ट किया है। डेव को खुद एड और लॉरेन ने ट्रेन किया है। इन सालों के दौरान डेव ने एड और लॉरेन के साथ साथ जाने माने लोगों के साथ पैरानॉर्मल रिसर्च, रिलीजियस डेमोलॉजी, एक्सॉर्सिज्म और ऑकल्ट जैसी फील्ड्स में इन्वेस्टिगेट किया है। अगले जो शख्स हैं वो डेमनोलॉजिस्ट तो नहीं है लेकिन इन्वेस्टिगेटर हैं, जिनका नाम है जैक बगान्स। जैक बगान्स एक अमेरिकन एक्टर थे। जैक बगान्स का जन्म वॉशिंगटन डीसी में हुआ था, जिनका अब एक खुद का एक हॉन्टेड म्यूजियम है। इनका एक शो घोस्ट एडवेंचर नाम से आया करता था। 2004 में बगान्स ने डॉक्यूमेंट्री स्टाइल फिल्म जिसका नाम घोस्ट एडवेंचर था, उस फिल्म को प्रोड्यूस किया था। ये फिल्म साई-फाई चैनल पे 2007 में ऑन एयर गई थी। इसके अलावा घोस्ट हंटिंग नाम से एक शो आया था जो कि 2018 से 2019 तक चला, जिसके 19 सीजन्स थे। आपने अगर मेरे मिडनाइट अलोन के एपिसोड देखे होंगे तो आपको जैक बगान्स के बारे में मालूम होगा। जी हाँ, ये वही इन्वेस्टिगेटर है जिनके पास डेविल्स रॉकिंग चेयर है, जो कि कॉन्जरिंग 3 की स्टोरी से रिलेटेड है और आज वो चेयर उनके म्यूजियम में रखी है। इस चेयर को जैक ने खरीद के अपने म्यूजियम में रखा हुआ है। आप लोगों में से कई लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कॉन्जरिंग 3 की अपडेट के बारे में पूछते हैं, तो आप कॉन्जरिंग 3 की अपडेट के बारे में ऊपर आई बटन को प्रेस करके देख सकते हैं। मैंने बहुत पहले ही इस पे एक वीडियो बना दिया था। अगले हैं राल्फ सार्ची। राल्फ सार्ची एक रिटायर्ड NYPD सार्जेंट थे और अब ट्रेडिशनलिस्ट कैथलिक डेमोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने एक किताब भी लिखी है, बी अवेयर ऑफ द नाइट, जिसमें इनके कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस के बारे में बताया गया है। इसी बुक के बेस पे एक मूवी बनी जो की थी डिलीवर अस फ्रॉम इविल। इस मूवी को भी मैंने एक्सप्लेन किया है, जिसको आप ऊपर के आई बटन को प्रेस करके देख सकते हैं। राल्फ सार्ची के मेंटर थे मेलकी मार्टिन। मेलकी मार्टिन मरने से पहले एक ऐसे केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे जिसने उनकी जान ले ली और मेलकी मार्टिन की मौत की खबर एक डिस्कशन का कारण बन गई। इसके बाद आते हैं जॉन जैफिस। जॉन जैफिस एक पैरानॉर्मल रिसर्चर और डेमनोलॉजिस्ट हैं जो कि कनेक्टिकट US में जन्मे और वहीं रहते हैं। जॉन जैफिस पैरानॉर्मल एंड डेमनोलॉजिस्ट रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड चलाते हैं, जिसकी स्थापना उन्होंने 1998 में की थी। जॉन जैफिस के पास पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के रूप में 40 साल का एक्सपीरियंस है। जैफिस का आज कनेक्टिकट के स्टैनफोर्ड में स्थित एक म्यूजियम है जिसका नाम है म्यूजियम ऑफ पैरानॉर्मल। जॉन जैफिस ने अपने अंकल और आंटी एड और लॉरेन के पास अपना पहला साल बिताया। अपने अंकल और आंटी एड और लॉरेन का काम देखने के बाद उनका इंटरेस्ट पैरानॉर्मल चीजों में बढ़ा। जॉन जैफिस ने बिशप रॉबर्ट मैकेना, मेलकी मार्टिन और रेवेनेंट जून जैसे जाने माने एग्जॉर्सिस्ट के कामों में हाथ बटाया है और कई केसेस में उनके हेल्पर बने हैं। दोस्तों, रॉबर्ट मैकेना वही बिशप हैं जिन्होंने समर्ल हॉन्टिंग के केसेस में 2 एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म किए थे, जिसको एड और लॉरेन ने इन्वेस्टिगेट किया था। कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी सच्ची है या नहीं वो तो एक इन्वेस्टिगेटर या डेमनोलॉजिस्ट ही बता सकता है। लेकिन ओएल ने पूछा है कि उन्होंने अपने घर के सामने एक विसल सुनी जो कि 1 मिनट तक चलती रही, लेकिन क्या वो विसल एक पैरानॉर्मल साइटिंग थी? ओएल का कहना है कि किसी भी सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसा नहीं किया था। ओएल मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि कोई जरूरी नहीं है कि वो पैरानॉर्मल साइटिंग रही हो, और हम इतनी गारंटी से नहीं कह सकते कि वो सिक्योरिटी गार्ड ने किया था या नहीं, क्योंकि उस वक्त आप वहाँ मौजूद नहीं थे। हालांकि हमारा दिमाग रात के अंधेरे में जब कोई भी अजीब आवाज सुनता है तो हमारे मन में सबसे पहले यही सवाल आता है कि क्या ये कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी, जबकि हमेशा ऐसा नहीं होता है। असलियत में चीजें बहुत डिफरेंट होती हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगी कि इस चीज पे ज्यादा ध्यान मत दें, क्योंकि कई बार रात में ऐसी चीजें हम सुनते हैं लेकिन वो सच नहीं होती। तो जस्ट रिलैक्स, इट्स जस्ट अ नॉर्मल थिंग। अब प्रज्ञा जी का पूछना है कि आप क्या करेंगी अगर आपका सामना किसी स्पिरिट से हो जाए? क्या मैं मूवी में दिखाए गए लोगों की तरह रिएक्ट करूंगी या फिर मैं डिफरेंटली एक्ट करूंगी? प्रज्ञा, इन चीजों में इंटरेस्ट रखना और इनके बारे में जानना एक अलग चीज है, लेकिन इन चीजों को एनकाउंटर करना एक बहुत ही अलग चीज है। सच बताऊं तो मैं भी बहुत डर जाऊंगी अगर मेरे साथ ऐसा कुछ भी होगा। मैं रातों को सो नहीं
नहीं पाऊंगी और मैं शायद किसी से भी बात करना पसंद नहीं करूंगी, क्योंकि ऐसे वक्त में बहुत कम लोग होते हैं जो आप पे विश्वास करते हैं। लेकिन आई प्रे कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी ना हो और मैं ऐसा कुछ भी देखना या फेस करना नहीं चाहती हूँ। हालांकि ज्यादातर ये उन लोगों के साथ होता है जिन पे ब्लैक मैजिक परफॉर्म किया गया हो या जिनके पास कुछ स्पेशल पावर्स हो। मुझे नहीं पता कि मेरे पास स्पेशल पावर्स हैं या नहीं, लेकिन हाँ, अगर किसी ने आप पे ब्लैक मैजिक परफॉर्म किया है तो आपके साथ ऐसा हो सकता है। मेरी अगली सब्सक्राइबर साहिबा ने इसी पे एक सवाल पूछा है कि क्या ब्लैक मैजिक वाकई इंडिया में एग्जिस्ट करता है? क्या इंडिया में भी टर्की की तरह ओझा होते हैं? साहिबा, लगता है आप टर्किश हॉरर मूवी की फैन है, इसीलिए आपको पता है कि टर्की में ज्यादातर ब्लैक मैजिक परफॉर्म किया जाता था। शायद आज भी किया जाता है, हु नोज। वेल साहिबा, आज भी ब्लैक मैजिक एग्जिस्ट करता है, कोई माने या ना माने, लेकिन इस पे विश्वास सिर्फ वही लोग करते हैं जिनके साथ ऐसा कुछ घटा हो। अब इंडिया में भी ऐसे कोई ओझा है या नहीं, ये इस पे डिपेंड करता है कि उस इंसान को कितनी नॉलेज है। ब्लैक मैजिक सिर्फ वही कर सकता है जिसे इसकी सही नॉलेज हो। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि टर्की के ओझा की तरह ही इंडिया में ओझा भी होते हैं, क्योंकि अगर हम कुछ आर्टिकल्स की माने तो टर्की में एक ऐसा वक्त था जब 5 में से 4 घर ब्लैक मैजिक से परेशान थे। हालांकि इंडिया में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 5 में से 4 घर पे ब्लैक मैजिक किया गया हो, लेकिन हाँ, इंडिया में भी ब्लैक मैजिक परफॉर्म किया जाता है और इंडिया में भी कुछ लोग इसकी सही नॉलेज रखते हैं। हालांकि उन्हें ढूंढना इतना आसान भी नहीं होता है, क्योंकि सटीक और पूरी नॉलेज बहुत कम को होती है। क्योंकि अगर ब्लैक मैजिक को करते वक्त आपसे एक छोटी सी गलती भी हो गई तो आपकी जान जा सकती है। हर कंट्री के अपने अलग बिलीव्स और रिलीजन होते हैं। टर्की में ये ब्लैक मैजिक अलग तरीके से परफॉर्म किया जाता है और इंडिया में ब्लैक मैजिक अलग तरह से परफॉर्म किया जाता है। अब ब्लैक मैजिक को टर्की का ओझा करे या इंडिया का ओझा, ये बहुत ही खतरनाक होता है। एके जी का सवाल है कि क्या पैरानॉर्मल एक्टिविटी रात के 3 बजे होती है? माना जाता है कि जीसस को जब क्रूसीफाइड किया गया था तो वो वक्त था दोपहर के 3 बजे और डेविल ने ठीक इसका उल्टा समय चुना था, यानी रात के 3 बजे। माना जाता है कि ज्यादातर इविल पावर इसी वक्त स्ट्रॉन्ग और एक्टिव होती हैं, लेकिन हर केस में ये रूल लागू नहीं होता है। हर केस अलग होता है और हर की हॉन्टिंग अलग होती है। जरूरी नहीं कि अगर 3 बजे हमने कोई आवाज सुनी तो वो कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी रही हो। हालांकि एक्सपर्ट भी मानते हैं कि जरूरी नहीं कि ऐसा हमेशा हो या हर केस में ऐसा हो। इविल तो जब चाहे किसी पे भी हमला कर सकता है, उसे टाइम की क्या जरूरत। हालांकि 3 बजे को जीसस के अपमान के तौर पे देखा जाता है, लाइक इविल गॉड को इंसल्ट करना ही चाहता है, इसलिए माना जाता है कि ऐसी एक्टिविटी रात के 3 बजे सबसे ज्यादा एक्टिव होती हैं। 3 बजे ऐसी ताकतें पावरफुल होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा ही हो। लोग सिर्फ यहीं तक रुकना नहीं चाहते, वो ऐसी किताबों में लिखे स्पेल्स, सिम्टम्स, रिक्वायरमेंट, प्रिकॉशन जानना चाहते हैं। जैसा कि कृष्णा दास ने पूछा है कि क्या आप डेथ स्पेल को एक्सप्लेन कर सकती हैं कि उसे कैसे कास्ट किया जाता है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और हम उससे कैसे प्रिकॉशन ले सकते हैं। वेल कृष्णा दास, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है कि डेथ स्पेल कैसे कास्ट किया जाता है, उसके सिम्टम्स और रिक्वायरमेंट्स क्या हैं या उससे प्रिकॉशन कैसे ले सकते हैं। ये आपको कोई इन्वेस्टिगेटर या डेमनोलॉजिस्ट ही बता सकता है। फिर मुझे इस वक्त जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ एक ही चीज कहूंगी कि इस फील्ड में हमारे अलावा भी बहुत से लोगों को इंटरेस्ट होता है और इसके बारे में नॉलेज लेना भी सही है, लेकिन मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि इन सब चीजों में ना पड़े। खुद कभी भी अपने आप इन चीजों को मत करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप कौन से खतरे को बुला लेंगे। स्वाति मिश्रा का सवाल ये है कि कैसे बिलीव हो सकता है कि हमारे पास कोई डीमन या सेटन या कुछ इविल है अगर वो इतने ही स्मार्ट होते हैं तो। वेल एक नॉर्मल इंसान के लिए बताना ये मुश्किल है कि उसके पास कुछ ऐसा इविल है या नहीं। हालांकि इनके बारे में मैं कुछ सिम्टम्स आपको जरूर बता सकती हूँ, जैसे कि शैडोज देखना। अगर आप एक अच्छी खासी रोशनी वाले रूम में कोई शैडो को ज्यादा देखते हैं तो ये एक साइन हो सकता है। दूसरा है ऑर्ब्स। मानिए आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ हैं और आपने उस मेमोरी को कैप्चर करने के लिए एक फोटो ली, लेकिन फोटो का प्रिंट आने के बाद आपको उसमें ऑर्ब्स यानी सफेद धब्बे दिखाई देते हैं, तो ये भी एक साइन होता है। इसके बाद है विस्पर यानी फुसफुसाहट। अगर आप किसी की फुसफुसाहट अपने कानों के पास सुनते हैं जबकि आप जानते हैं कि आप अकेले हैं, तो ये भी एक साइन हो सकता है। बीइंग वॉच्ड या देखा
जाना। ये एहसास होना कि आपको लगातार कोई घूर रहा है, ये बहुत ही क्रीपी एहसास है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं भी जा रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं या खा रहे हैं और आपको कोई लगातार घूर रहा है जिसको आप देख नहीं सकते, तो ये भी एक साइन हो सकता है। फुटस्टेप्स, किसी के कदमों की आहट सुनाई देना जबकि वहाँ कोई ना हो, इसको भी एज अ साइन देखा जाता है। और वियर्ड सी स्मेल यानी गंदी बदबू, माना जाता है कि घोस्ट अपने होने का एहसास अजीब सी महक से करवाते हैं, जैसे अजीब सा परफ्यूम या सिगरेट की स्मेल आना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके घर में अगर सिगरेट की स्मेल आ रही है तो ये कोई साइन हो। हू नोज, आपका भाई अगले रूम में बैठ के स्मोक कर रहा हो, तो किसी रिजल्ट पे पहुंचने से पहले अच्छी तरह से चेक कर लें। तो ये था मेरा यानी हॉरर आर का पहला पॉडकास्ट अपनी हॉरर आर फैमिली मेंबर्स के लिए। आई होप आपको इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मैंने डेमनोलॉजी या सुपरनैचुरल से जुड़े आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश की है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये मेरा पहला पॉडकास्ट था, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए कि मेरे हॉरर आर फैमिली के मेंबर्स और जो इस फैमिली से आगे जुड़ने वाले हैं उनको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। आज की हॉरर आर पॉडकास्ट राइड यहीं पे खत्म होती है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग हॉरर कोस्टर राइड पे लेके जाऊंगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।